हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज सबस्टेशन इक्विपमेंट्स और पार्ट्स के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फैसिलिटी मैनेजमेंट गुरु। इस चैनल में मैं आपको टेक्निकल, सॉफ्ट सर्विस और प्लम्बिंग सिस्टम के बारे में बताने जाने वाला हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताऊंगा इक्विपमेंट्स और पार्ट्स जो कि सबस्टेशन में यूज़ किए गए हैं, उनके बारे में वन बाय वन करके एक्सप्लेन करके बताऊंगा। यहाँ पे हमें लाइटनिंग अरेस्टर, देन सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, बस बार, इंसुलेटर और बुशिंग, ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर बैंक, प्रोटेक्टिव रिले और अर्थिंग सिस्टम्स। ये पूरे जो इक्विपमेंट्स मैंने आपको इधर यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं, ये सब इक्विपमेंट्स हमें सबस्टेशन में देखने को मिलते हैं। मैंने यहाँ पे एक इमेज अपलोड की है। इस इमेज में मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर की बुशिंग्स, यहाँ पे जो ये मैंने अपने कर्सर लेके रखा हूँ, उसे हम लाइटनिंग अरेस्टर कहते हैं। और जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको रिजिड बस बार बोलते हैं। और इस इमेज में मैं आपको पूरा डिटेल्स में नहीं बता सकता, तो चलो मैं आपको आगे पूरा डिटेल्स में बताऊंगा इमेज के साथ। तो चलो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं लाइटनिंग अरेस्टर से। लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है, इसका सबस्टेशन में क्या उपयोग है, क्या यूज़ है, लाइटनिंग किसे कहते हैं। लाइटनिंग इज अ फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑफ चार्ज क्लाउड टू ग्राउंड। यानी आसमान में जब बादल एक दूसरे से टकरा जाते हैं, बादल टकराने की वजह से जो चिंगारी और स्पार्क प्रोड्यूस होता है, उससे हम लाइटनिंग कहते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर उस लाइटनिंग को ग्राउंड करने का काम करता है। लाइटनिंग अरेस्टर को हम लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस और सर्च प्रोटेक्टर भी कहते हैं। लाइटनिंग, इसका उपयोग बिजली के सबस्टेशनों में जब बिजली गिरती है, तब सबस्टेशन में के जो इक्विपमेंट रहते हैं, जो पर्सनल रहते हैं, जो कर्मचारी रहते हैं, उनको बचाने का काम लाइटनिंग अरेस्टर करता है। जब बिजली गिरती है तो यहाँ पे हाई वोल्टेज सर्च प्रोड्यूस होता है। जो हाई वोल्टेज सर्च प्रोड्यूस होता है, ये हाई वोल्टेज सर्च पावर लाइन से ट्रैवल करता है। और यही ट्रैवल करके हमारे जो सबस्टेशन के इक्विपमेंट्स है, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर्स और अदर इक्विपमेंट जो है, उनको डैमेज होने से बचाने का काम हमारा लाइटनिंग अरेस्टर करता है। लाइटनिंग अरेस्टर को डिज़ाइन किया है, जब भी लाइटनिंग गिरती है यानी बिजली गिरती है, तो डायरेक्टली हाई वोल्टेज सर्ज को सबस्टेशन इक्विपमेंट टू ग्राउंड सबस्टेशन इक्विपमेंट टू द ग्राउंड, यानी वो ग्राउंड करता है और सेफली डिसिपेट करता है। सेकंड है हमारा सर्किट ब्रेकर। इट इज़ अ प्रोटेक्टिव डिवाइस। यानी सर्किट ब्रेकर एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है विच प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फ्रॉम फॉल्ट कंडीशन। यानी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जब हमारे सिस्टम में और इलेक्ट्रिकल सर्किट में फॉल्ट आएगा, उस टाइम पे हमारा सर्किट ब्रेकर इक्विपमेंट को फॉल्ट कंडीशन से दूर रखेगा, उसको बचाएगा। इस सर्किट ब्रेकर में हमें दो कॉइल्स देखने को मिलती है, फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट। यहाँ पे अंडर नॉर्मल कंडीशन, यानी जब हमारा सर्किट ब्रेकर नॉर्मल कंडीशन में परफॉर्म कर रहा है, तो उस टाइम पे हमारी फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल एक दूसरे से अटैच रहती है, यानी एक दूसरे को पकड़ के रखती है। उसी के उल्टा जब हमारे सिस्टम में कुछ फॉल्ट आता है, तो उस टाइम पे हमारा फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल एक दूसरे से अलग रहते हैं। तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि अंडर फॉल्ट कंडीशन, यानी जब हमारे सिस्टम में और इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब फॉल्ट ऑकर होता है, यानी फॉल्ट आता है, तो उस टाइम पे हमारा फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल एक दूसरे से अलग हो जाती है और सर्किट ब्रेकर ट्रिप करता है लोड को, यानी हमारा लोड अलग करता है और लोड को प्रोटेक्ट कर देता है। जो हमारा फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल अलग हुआ है,
जब वो फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल एक दूसरे से अलग होते हैं तो उस टाइम उन दोनों में स्पार्क तैयार होता है। उस स्पार्क को एक्सचेंजेस यानी उसको ख़त्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए हमारा सर्किट ब्रेकर में एक चेंबर दिया जाता है, उससे हम अर्क्यूट चेंबर भी बोलते हैं। तो उस अर्क्यूट चेंबर में हम उस जो अर्क क्रिएट हुआ है उससे हम एक्सचेंजेस करते हैं। तो चलो आगे जानते हैं कि हम हमारे डोमेस्टिक यूज़ में कौन से सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं। तो हम नॉर्मली डोमेस्टिक यूज़ में हमारे घरों में हम फ्यूज़ यूज़ करते हैं, एमसीबी यूज़ करते हैं, और आगे चल के हम एलटी साइड में यानी कमर्शियल साइट में हम एमसीसीबी और एसीबी यूज़ करते हैं। एमसीसीबी यानी मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर और एसीबी यानी एयर सर्किट ब्रेकर। और उसी आगे चल के हम ओसीबी यानी ऑयल सर्किट ब्रेकर, वीसीबी यानी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, और थर्ड है हमारा एसएफ6 सर्किट ब्रेकर। ये जो 3 सर्किट ब्रेकर है हम इन्हें सबस्टेशन में यूज़ करते हैं यानी एचटी साइट में यूज़ करते हैं। हमारा थर्ड इक्विपमेंट्स और पार्ट्स है आइसोलेटर और डिस्कनेक्टर। आइसोलेटर और डिस्कनेक्टर का सबस्टेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आइसोलेटर क्या रहता है? आइसोलेटर इज अ मैन्युअली ऑपरेटेड मैकेनिकल स्विच दैट आइसोलेट्स द फॉल्टी सेक्शन ऑफ सबस्टेशन। यानी आइसोलेटर क्या है? हमारा मैन्युअली ऑपरेटेड यानी उसको हमें खुद से ऑपरेट करना पड़ता है, और वो मैकेनिकल स्विच है दैट आइसोलेट्स द फॉल्टी सेक्शन ऑफ सबस्टेशन। यानी सबस्टेशन में से वो फॉल्टी सेक्शन को अलग करने का काम करता है। आगे जानते हैं, इट इज़ यूज टू सेपरेट फॉल्टी सेक्शन फॉर रिपेयर फ्रॉम अ हेल्थी सेक्शन इन ऑर्डर टू अवॉइड द ऑकरेंस ऑफ सेवर फॉल्ट्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिस्कनेक्टर और डिस्कनेक्टिंग स्विच। यहाँ पे हमें बताया गया है कि इसका उपयोग हम फॉल्टी सेक्शन और हेल्थी सेक्शन को अलग करने के लिए किया जाता है, क्योंकि जब फॉल्टी सेक्शन का हम रिपेयर करते हैं और मेंटेनेंस करते हैं उस टाइम पे फॉल्टी सेक्शन और हेल्थी सेक्शन एक दूसरे से अटैच नहीं होना चाहिए। उसके वजह से इंसिडेंट हो सकते हैं साइड पे, और सबस्टेशन में भी इंसिडेंट हो सकते हैं। तो उस जो इंसिडेंट होने वाले हैं उसको अवॉइड करने का काम हमारा आइसोलेटर और डिस्कनेक्टर स्विच करता है। आगे चल के बताता हूँ कि आपको आइसोलेटर के जो ये 3 टाइप्स है वो टाइप उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिए गए हैं। जैसे हमारा डबल ब्रेक टाइप आइसोलेटर है, सिंगल ब्रेक टाइप आइसोलेटर है, और पैंटोग्राफ टाइप आइसोलेटर है। तो ये जो हमारे 3 आइसोलेटर्स है उनको मैं ब्रीफली यहाँ नहीं बता सकता, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो वीडियो है वो बहुत बहुत उसका टाइमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं आपको इसके बारे में एक मेरा अलग से वीडियो बनेगा, उस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूरा समझा दूंगा। तो मैंने आपको ज़्यादा इस जो आइसोलेटर और डिस्कनेक्टर है इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक इमेज अपलोड की है। यहाँ पे हमारे 3 कॉन्टैक्ट्स रहते हैं। जो हमारा सेंट्रल लाइन का कॉन्टैक्ट रहता है उसे हम मूवेबल कॉन्टैक्ट कहते हैं। यानी यहाँ से ये जो रॉड है वो रॉड को आइसोलेट यानी वो रोटेट करता है, तो इसे हम मूवेबल कॉन्टैक्ट करते हैं। और जो हमारा यहाँ पे राइट और लेफ्ट में जो कॉन्टैक्ट दिए है उसे हम फिक्स कॉन्टैक्ट कहते हैं। जब हमारा फॉल्टी सेक्शन हेल्थी सेक्शन से अलग करना पड़ता है तब ये बीच वाला सेक्शन मूवेबल सेक्शन रोटेट करता है, और हमारा फॉल्टी सेक्शन और हेल्थी सेक्शन आइसोलेट होता है, और फिर हम उस पर मेंटेनेंस और फॉल्ट कंडीशन को रिपेयर कर सकते हैं। हमारा फोर्थ पार्ट है बस बार। बस बार का सबस्टेशन में क्या यूज़ है, बस बार किसके लिए यूज़ किया जाता है, किस तरह से यूज़ किया जाता है, मैं आपको इस पार्ट में डिटेल्स में बताऊंगा। अब बस बार इज़ अ इलेक्ट्रिकल जंक्शन यूज फॉर collecting electric powers from incoming feeders and distribute them to the outgoing feeders. The main purpose of bus bar is to carry electricity and distribute it. Bus bar are used to make the system more efficient. यहाँ पे हमें बताया गया है कि बस बार यह एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल जंक्शन है। जंक्शन यानी जंक्शन में हम इनकमिंग सप्लाई ले सकते हैं
और इनकमिंग सप्लाई लेने के बाद उसको हम अलग अलग सोर्सेस को डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उससे हम जंक्शन कहते हैं। तो यही हमारे बस बार का मेन फंक्शन है, मेन पर्पज़ है कि इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करना, इनकमिंग करना और उसे डिस्ट्रीब्यूट करना हर जगह पे। बस बार की वजह से हमारे सिस्टम में जो काम करने का तरीका है वो मोर इफ़िशिएंट बन जाता है। तो चलिए जानते हैं कि बस बार कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। बस बार हम नॉर्मली फैक्ट्री, डेटा सेंटर्स, रिटेल फैसिलिटीज़, लेबोरेटरीज, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़, टेक्नोलॉजी सिटिंग्स, यहाँ पे हम बस बार यूज़ करते हैं। बस बार हम LT साइट यानी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जहाँ पे मिनिमम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट रहती है वहाँ पे बस बार यूज़ करते हैं। जहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है वहाँ पे भी हम बस बार का यूज़ करते हैं। तो जानिए कि किस प्रकार की रेटिंग्स में हम बस बार यूज़ करते हैं। बस बार रेंज ग्रेटली इन साइज एंड दिस साइज इज़ डिपेंडेंट ऑन द यूज़। जो भी हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उसके साइज़ पे हमें कितना आउटगोइंग सप्लाई देना है उस पे साइज़ डिपेंड रहता है हमारा। तो नॉर्मली कॉमन कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बस बार साइजेस, ये बस बार का साइज़ दिया गया है यहाँ पे 40, 50, 60, 100, 160 टू 1250 तक एम्पियर तक इसके साइज़ दिया है। तो यहाँ पे हम कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एरिया के लिए इस टाइप का, इस साइज़ का बस बार यूज़ कर सकते हैं। और आगे चल के मैं बताऊंगा कि जो हमारा HT साइट है, हायर कैपेसिटी वाले जो प्लांट रहते हैं उसके लिए हम बस बार की रेटिंग क्या होनी चाहिए। तो बस बार की हायर रेटिंग चालू होती है 630 एम्पियर से लेकर 6300 एम्पियर्स तक। ये हम हायर कैपेसिटी प्लांट रहता है जिसे हाई HT लाइन की रिक्वायरमेंट रहती है, वहाँ पे हम इस साइज़ का बस बार लेते हैं यूज़ में। तो हमारे जो नॉर्मल कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एरिया रहता है इस एरिया में हम इस टाइप का बस बार यूज़ करते हैं। ये हमारा RYB, ये इनकमिंग इस बस बार से अटैच किया है। और जो आप ये देख रहे हो इसमें से जो पार्ट्स बाहर निकले हैं, शाखा बाहर निकला है, डिवाइड हुआ है, ये हमारे आउटगोइंग सोर्सेस है, यानी ये हमारे आउटपुट को जाएगी। और जो सबस्टेशन में बस बार यूज़ होते हैं उसे फ्लेक्सिबल बस बार और रिजिड बस बार कहते हैं। फ्लेक्सिबल बस बार यानी इसमें जो वायर कनेक्ट की हुई रहती है और वायर कनेक्ट करने की वजह से वो फ्लेक्सिबल होता है, तो उसी लिए हमने इसे फ्लेक्सिबल बस बार नाम दिया है। और रिजिड बस बार में हमने रॉड यूज़ किया है, इसलिए हम इसे रिजिड बस बार कहते हैं। सबस्टेशन में यूज़ होने वाला फिफ्थ इक्विपमेंट है बुशिंग्स और इंसुलेटर्स। बुशिंग्स और इंसुलेटर का सबस्टेशन में क्या यूज़ है हम जानेंगे। A bushing is a hollow electrical insulator that allows an electrical conductor to pass safely through a conducting barrier such as the case of transformer or circuit breaker without making electrical contact with it। यानी जो हमारा बुशिंग्स रहता है उसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है, उस बुशिंग्स का हमारा स्ट्रक्चर अंदर से खोखला रहता है और ऊपर से उसके ऊपर इंसुलेशन और पोर्सिलिन का एक लेयर क्रिएट किया जाता है कि जो हमारा अंदर से खोखला रखने का पर्पज़ ये है कि हम वो लाइव कंडक्टर वहाँ से पास कर सके। जैसे कि हमारा जो इक्विपमेंट है ट्रांसफार्मर और सर्किट ब्रेकर, यहाँ पे हम लाइव कंडक्टर को बुशिंग के थ्रू जो खोखला पार्ट रहता है वहाँ से हम लाइव कंडक्टर को पास करते हैं। और सर्किट ब्रेकर में भी सेम प्रोसेस है। बुशिंग्स यह बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो कि हम ट्रांसमिशन सिस्टम में यूज़ करते हैं। और बुशिंग्स को हम एज ए इंसुलेशन और इक्विपमेंट यू भी यूज़ करते हैं LT साइट में और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। तो चलो जानते हैं कि किस टाइप का बुशिंग्स अवेलेबल है मार्केट में। बुशिंग्स क्लासीफाई किया है अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग सिस्टम्स। तो चलो जानते हैं टाइप्स ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। जो हमारे जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसके बेसिस पे हमने नीचे वाले 5 टाइप्स की बुशिंग स्ट्रक्चर में मेक किया है। एयर ऑयल बुशिंग्स, एयर टू एयर बुशिंग, एयर टू SF6 बुशिंग, SF6 टू ऑयल बुशिंग्स और ऑयल टू ऑयल बुशिंग। ये हमारे जो 5 टाइप्स है
वो हमने उसका इंसुलेटिंग मटेरियल के बेस पे डिज़ाइन किया हुआ है। सेकंड है हमारा टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट है सॉलिड टाइप बुशिंग्स और सेकंड है कैपेसिटेंस ग्रेडेड बुशिंग। यहाँ पे हमने जो बुशिंग्स है दो टाइप्स के, वो हमने कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे डिज़ाइन किया हुआ है। और हमारा थर्ड है इंसुलेशन इनसाइड बुशिंग्स। तो यहाँ पे फर्स्ट है हमारा एयर टू इंसुलेटेड बुशिंग, ऑयल इंसुलेटेड स्लैश ऑयल फिलेड बुशिंग। थर्ड है ऑयल इम्प्रेजनेटेड पेपर इंसुलेटेड बुशिंग्स। फोर्थ है गम बॉन्डेड बुशिंग। 5 है कास्ट इंसुलेशन बुशिंग। और 6 है गैस इंसुलेटेड बुशिंग्स। जो हमारे बुशिंग्स है 6 टाइप के बुशिंग्स है, वो हमने इंसुलेशन के इनसाइड में किस प्रकार का स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे डिज़ाइन किया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि बुशिंग किस टाइप्स की रहती है। ये मैंने फ़ोटो एक अटैच किया है। इस फोटो में मैंने आपको बताया है कि ये बुशिंग्स किस प्रकार की रहती है। ये हमारे जो नॉर्मली छोटे टाइप्स है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज़ करते हैं, और जो बड़े वाले बुशिंग्स है वो हम HT साइट में यूज़ करते हैं। सबस्टेशन में यूज़ होने वाला सिक्स्थ इक्विपमेंट है ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन का सबस्टेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो चलिए जानते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन किस प्रकार काम करती है। ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है? ट्रांसमिशन लाइन इज अ कैरी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम. They can carry alternating current or direct current, or a system can be combinations of both. यहाँ पे हमें बताया गया है कि ट्रांसमिशन लाइन क्या करती है, कैरी करती है, यानी उसका पर्पज़ क्या है। जो हमारे जो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाना, ये हमारे ट्रांसमिशन लाइन का मेन पर्पज़ है। फिर उसमें हम कौन से प्रकार का सप्लाई ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसमें हम अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट ट्रांसफ़र करते हैं। इसके अलग अलग ट्रांसमिशन लाइन दी गई थी रहती है, और तो कभी कभी स्पेशल पर्पज़ में हम उसको अल्टरनेटिंग करंट और DC करंट दोनों को भी कंबाइन भी भेज सकते हैं। ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन की खासियत है। तो चलो आगे जाते हैं कि द टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स, कि जो ट्रांसमिशन लाइन है हमारी उसकी कौन से टाइप है। तो फर्स्ट है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। तो जो हमारी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है वो हमने उसका जो वोल्टेज का रेंज है उस पर डिसाइड किया है कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए कौन सी रेंज होनी चाहिए। तो हमारी यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज कैरी फ्रॉम 69 किलो वोल्ट टू 765 किलो वोल्ट तक हमने इसकी रेंज सिलेक्ट की है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए। सेकंड हमारा टाइप है सब सब ट्रांसमिशन लाइंस, यानी उसको हमने सब यानी उसका सब पार्ट है जो सब ट्रांसमिशन लाइन है, उसकी रेंज हमने सिलेक्ट की है कितना 34.5 किलो वोल्ट टू 69 किलो वोल्ट। इस रेंज को हम सबस्टेशन ट्रांसमिशन लाइन से कैरी करते हैं। थर्ड है हमारा अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन। ये अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन यानी ये हमारा ऊपर से नहीं जाएगा, एटमॉस्फेयर से नहीं जाएगा। वो हमारा जो अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन है हमें ज़मीन एक सुरंग बनानी पड़ेगी, उस सुरंग से हम अंडरग्राउंड से ट्रांसमिशन लाइन सेंड करेंगे। इसी को हम अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। तो इसमें इधर हमने कुछ उसका वोल्टेज रेंज हमें यहाँ पे बताया नहीं गया है कि मैं आपको बता सकूं। खाली यही जानते हैं कि अंडरग्राउंड जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो सुरंग से लेके जाना पड़ता है। तो इस टाइप का हमारा यहाँ पे मैंने आपको बताया एक फ़ोटो अटैच करके कि इस टाइप का हमारा ट्रांसमिशन लाइन होती है। यहाँ से हम वन पॉइंट से सेकंड पॉइंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। वो भी अल्टरनेटिंग हो सकती है, डायरेक्ट करंट हो सकती है, और मे बी दोनों भी हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया कि स्पेशल पर्पज़ में दोनों भी हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कि हमारे जो सबस्टेशन है उसमें जो यूज़ होने वाला पावर ट्रांसफार्मर इक्विपमेंट है, पावर ट्रांसफार्मर का क्या रोल है सबस्टेशन में, ये जानते हैं। पावर ट्रांसफार्मर क्या है? पावर ट्रांसफार्मर इज द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर विच हैव हाई पावर हैंडलिंग कैपेसिटी विद द हाई वोल्टेज रेटिंग एंड यूज इन ट्रांसमिशन सेक्शंस ऑफ द पावर सिस्टम्स। हमें यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि पावर ट्रांसफार्मर यानी पावर ट्रांसफार्मर क्या करता है, हाई वोल्टेज रेटिंग को
ट्रांसफ़र करता है एक साइड से दूसरे साइड में, और हम उसे यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन सेक्शन में। सेकंड ये है कि पावर ट्रांसफार्मर आर इंस्टॉल्ड एट जनरेटिंग स्टेशन एंड ट्रांसमिशन सबस्टेशंस, therefore they are installed in the transmission sections of the power systems। जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर है वो हम उसका पावर ट्रांसफार्मर को कहाँ पे लोकेट करते हैं, हम पावर ट्रांसफार्मर को जनरेशन सिस्टम जहाँ पे जनरेशन होता है बिजली का, वहाँ पे हम पावर ट्रांसफार्मर का इंस्टॉल करते हैं कि पावर ट्रांसफार्मर से हम जो वोल्टेज रहते हैं उसको स्टेप अप करके हम आगे भेजते हैं ट्रांसमिशन लाइन से। जो हमारे पावर ट्रांसफार्मर है उसका रेटिंग 200 MVA के आगे ही यूज़ किया जाता है, उसीलिए हम उसको पावर ट्रांसफार्मर कहते हैं। पावर ट्रांसफार्मर में बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ये दोनों का कनेक्शन डेल्टा में रहता है, लेकिन सम स्पेशल केसेस में जैसे हमें जो हमारा प्राइमरी साइड है उसमें हमें स्टार वाइंडिंग चाहिए। स्टार वाइंडिंग का पर्पस क्या है कि जो हमारे प्राइमरी साइड है, जो हमें इनकमिंग सप्लाई मिल रहा है उसको बैलेंस करने का, ये हम खाली स्पेशल पर्पज़ में यूज़ करते हैं। तो हम स्टार साइड को ग्राउंड करने के, प्राइमरी साइड में स्टार साइड को ग्राउंड करने और बैलेंस मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं, और सेकेंडरी में हम डेल्टा यूज़ करते हैं। पावर ट्रांसफार्मर हमें मैक्सिमम इफिशियंसी देता है फुल लोड पे। हम कभी भी पावर ट्रांसफार्मर में 60% और 70% इस टाइप का लोड यूज़ नहीं करते, हम हमेशा पावर ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम लोड ही यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अटैच किया है जो ट्रांसफार्मर का पिक्चर्स है, ये हमारा पावर ट्रांसफार्मर रहता है, उसकी साइज़ भी बड़ी रहती है और कैपेसिटी भी बड़ी रहती है। पावर ट्रांसफार्मर के बाद हमारा जो सेकंड ट्रांसफार्मर है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। जैसे पावर ट्रांसफार्मर हमारा सबस्टेशन में उसका मेन रोल है, उसी तरह हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का भी सबस्टेशन में मेन रोल है। तो चलो जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का क्या यूज़ है सबस्टेशन में। A distribution transformer is the one which is employed for reducing the high voltage to a low voltage level suitable for the distribution and utilization। यानी जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का पर्पस ये है कि जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन से जो हाई वोल्टेज मिलता है उस हाई वोल्टेज को कन्वर्ट करना लो वोल्टेज लेवल में। यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम करता है, जो हमारा जो हाई लेवल का वोल्टेज उसको लो लेवल वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और वो लो वोल्टेज लेवल हम यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन सिस्टम में। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसे हम इंस्टॉल करते हैं सबस्टेशन, और जो हमारे जो पोल्स रहते हैं नियर डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए जो पोल यूज़ करते हैं वहाँ पे हम उसको इंस्टॉल करते हैं कंज्यूमर एंड में। और जो हमारा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा 200 MVA के नीचे ही रहती है। और हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसका प्राइमरी वाइंडिंग हमेशा कनेक्ट किया जाता है डेल्टा से, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो कनेक्ट किया जाता है स्टार में। ये ऐसे क्यों, प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में और जो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है वो स्टार में कनेक्ट क्यों किया जाता, तो इसका रीज़न ये है कि हमें जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें स्टार्ट करने का रीज़न ये है कि हमें स्टार्ट करने की वजह से हमें न्यूट्रल मिलता है, वो वही हम न्यूट्रल हमारे डोमेस्टिक जो अप्लायंसेस है उसमें हम यूज़ करते हैं सिंगल फेजिंग के लिए और 3 फेजिंग के लिए। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसको डिज़ाइन किया गया है मैक्सिमम इफिशिएंसी उसका 60 to 70% है। कभी भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर फुल लोड पे काम नहीं करता। क्या आपने ये देखा ही होगा, मैंने जो मेरे इमेज में अटैच किया है फोटो, तो आपने सबने देखा ही होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर किस प्रकार का रहता है। सबस्टेशन में हमें हाई करंट और हाई वोल्टेज मेजरमेंट करने की ज़रूरत रहती है, तो हम नॉर्मली एमीटर और वोल्टमीटर से करंट और वोल्टेज और एनी अदर क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें हाई क्वांटिटी और हाई रेंज के इक्विपमेंट की पैरामीटर्स की ज़रूरत रहती है। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि करंट और वोल्टेज मेजर करने के लिए कौन से पैरामीटर्स यूज़ किए जाते हैं, इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं। तो हम करंट मेजर करने के लिए करंट ट्रांसफार्मर का यूज़ कर रहे हैं। तो चलो जानकारी लेते हैं करंट ट्रांसफार्मर के बारे में।
तो करंट ट्रांसफार्मर आर यूज फॉर मेजरिंग हाई करंट एप्लीकेशन। यहाँ पे बताया गया है कि करंट ट्रांसफार्मर जो हमारा सबस्टेशंस में हाई करंट्स रहता है उसको मेजर करने का काम हमारा करंट ट्रांसफार्मर करता है। तो देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर के 3 टाइप्स रहते हैं अकॉर्डिंग टू उनके कंस्ट्रक्शन। तो फर्स्टली है वाउंड टाइप, सेकंड है टॉर्डाइल टाइप और थर्ड है बार टाइप। यहाँ पे मैंने एक इमेज अटैच किया है, ये है हमारा करंट ट्रांसफार्मर। ये हमारा हाई वोल्टेज ये हमारा हाई करंट मेजर करता है। फिर आगे चलते हैं, हमारा सेकंड ट्रांसफार्मर है वोल्टेज ट्रांसफार्मर। वोल्टेज ट्रांसफार्मर क्या है? द मेजरमेंट ऑफ हाई लेवल वोल्टेज एट पावर स्टेशन एंड लोड सेंटर्स कैन नॉट बी डन बाय कन्वेंशनल वोल्टमीटर। तो यहाँ पे बताया गया है कि हम, जैसे कि मैंने बताया था आपको, कि नॉर्मल रेंज वाले एमीटर्स और वोल्टमीटर हम यूज़ नहीं कर सकते सब स्टेशन में, क्योंकि वहाँ का लेवल, जो वोल्टेज का लेवल है, करंट का लेवल है, वो हाई वोल्ट है। सेम करंट ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी सेम है। हमारा करंट ट्रांसफार्मर करंट मेजर करता है और वोल्टेज ट्रांसफार्मर हमारा हाई लेवल का वोल्टेज मेजर करता है। फिर आगे क्या बताया इन लोगों ने कि अ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग हाई वोल्टेज इन अ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। कि जो हमारा वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का वोल्टेज मेजर करता है। जो करंट ट्रांसफार्मर है और वोल्टेज ट्रांसफार्मर, इन दोनों का कंस्ट्रक्शन अलग अलग है, लेकिन दोनों का काम सेम है। मेरा नेक्स्ट इक्विपमेंट है कैपेसिटर बैंक। तो कैपेसिटर बैंक का सबस्टेशन में क्या यूज़ है, कैपेसिटर बैंक किस तरह से वर्क करती है, तो चलो जानते हैं। कैपेसिटर बैंक रिड्यूसेस द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। यहाँ पे मैंने आपको आसान भाषा में समझाने के लिए एक इमेज अटैच की है। यहाँ पे मैं वोल्टेज और करंट का वेवफॉर्म दिया हुआ। तो जानते हैं कि जो वोल्टेज और करंट है, ये हमारा वोल्टेज है और एक करंट है। तो फर्स्टली ये वोल्टेज का वेवफॉर्म और ये सेकंड वाला करंट का वेवफॉर्म। इन दोनों के बीच में जो आपको मैं कर्सर से दिखा रहा हूँ, ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इस डिफरेंस के वजह से हमारा पावर का क्वालिटी ख़राब हो जाता है, यानी हमारा रिएक्टिव पावर ये जो गैप है उसमें रिएक्टिव पावर ज़्यादा रहता है। तो वही रिएक्टिव पावर को कम करने का काम हमारा कैपेसिटर बैंक करता है। जो ये फर्स्ट दिखाया है वेवफॉर्म, इसमें देखिए, ये इस दोनों वोल्टेज और करंट एक एक पॉइंट पे कनेक्ट हुए हैं और यहाँ से भी यहाँ आके यहाँ कनेक्ट हुए हैं। तो ये हमारा प्योर यूनिटी पावर फैक्टर है। अब यही इधर भी यही बताया गया है कि कैपेसिटर बैंक इज यूज फॉर रिएक्टिव पावर कंपेंसेशन, यानी रिएक्टिव पावर को कम करना कैपेसिटर बैंक का काम है और पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर देती है। कैपेसिटर बैंक का यूज़ करा जाता है कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और जो पावर सिस्टम है उसका इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। और मैंने एक आपकी जानकारी के लिए कि कैपेसिटर बैंक किस तरह का रहता है, इसलिए मैंने एक और फोटो अटैच की है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो कैपेसिटर का रैक लगा है और यहाँ पे हर एक तरह का कैपेसिटर्स लगा हुआ है, वो भी सीरीज पैरेलल कनेक्शन में। सेकेंडली जानते हैं कि प्रोटेक्टिव रिले। प्रोटेक्टिव रिले क्या रहता है? प्रोटेक्टिव रिले इज अ स्विच गियर डिवाइस। ये स्विच गियर का डिवाइस है that detects the fault and initiates the operations of the circuit breaker to isolate the defective element from the rest of the system। यानी जो हमारा प्रोटेक्टिव रिले का काम क्या है, जब सिस्टम में किसी भी प्रकार का फॉल्ट आए तो उस फॉल्ट को डिटेक्ट करना, पहचानना और सर्किट ब्रेकर को कमांड देना कि हमारे सिस्टम में फॉल्ट आया है, आप सर्किट को ट्रिप करो करके, और सिस्टम को फॉल्टी कंडीशन से बचाने का काम हमारा प्रोटेक्टिव रिले करता है। इससे प्रोटेक्टिव रिले से क्या होता है, जो ये परफॉर्मेंस देता है उसके वजह से हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम की रिलेबिलिटी बढ़ती है, सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ती है और सर्विस कंटिन्यूटी बढ़ती है।
मेरा इस वीडियो का लास्ट इक्विपमेंट है अर्थिंग। तो चलिए जानते हैं अर्थिंग का सबस्टेशन में क्या यूज़ है और अर्थिंग क्यों यूज़ की जाती है। तो फर्स्टली मैं स्टार्टअप करूँगा डेफिनेशन से। तो इसका डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द इमीडिएट डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्टली टू द अर्थ बाय द हेल्प ऑफ लो रेजिस्टेंस वायर इज नोन एज इलेक्ट्रिक अर्थिंग। तो यहाँ पे मुझे बताना है कि जो हमारे अर्थिंग रहे वो अर्थिंग क्या करती है, जो अनवांटेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको डायरेक्टली डिस्चार्ज करती है अर्थ में थ्रू लो रेजिस्टेंस वायर, और जो हमारे सिस्टम है उसको सेफ पोजीशन में लाती है। सेकंड में आपको बताऊंगा कि इस अर्थिंग और ग्राउंडिंग के फंक्शंस क्या है। तो फर्स्ट फंक्शन है इंश्योर सेफ्टी टू पर्सनल्स इन सब्सटेंस अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल शॉक्स, यानी हमारा सिस्टम में अर्थिंग होने की वजह से किसी भी पर्सन को शॉक लगता है तो अर्थिंग उस टाइम पे उस शॉक को ग्राउंड करने का काम प्रोवाइड करती है। सेकंड है हमारा अर्थिंग प्रोवाइड द ग्राउंड कनेक्शन फॉर कनेक्टिंग द न्यूट्रल ऑफ स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर वाइंडिंग टू द अर्थ। जो हमारा स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर रहता है, तो स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर क्या रहता है, हमारा एक न्यूट्रल पॉइंट निकलता है बाहर, तो न्यूट्रल पॉइंट को ग्राउंड करते समय हमें अर्थिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो उस टाइम हमारा ये फंक्शन काम आता है कि प्रोवाइड ग्राउंड कनेक्शन। थर्ड है डिस्चार्ज द ओवर वोल्टेज फ्रॉम ओवरहेड ग्राउंड वायर्स और लाइटनिंग मस्ट टू द अर्थ टू प्रोवाइड ग्राउंड पाथ फॉर सर्ज अरेस्टर। जब भी हमारे सिस्टम में लाइटनिंग यानी बिजली गिरती है तो उस टाइम में ग्राउंड का मेन फंक्शन है कि उस जो लाइटनिंग है उसको ग्राउंड में डिस्चार्ज करना। और फोर्थ है हमारा टू प्रोवाइड अर्थ कनेक्शन टू स्ट्रक्चर एंड अदर नॉन करंट कैरिंग मेटेलिक ऑब्जेक्ट इन द सबस्टेशन, यानी अर्थ कनेक्शन जो हमारा बाकी का स्ट्रक्चर है, बाकी का डिज़ाइन है, वो पूरे सिस्टम को अर्थिंग और ग्राउंडिंग प्रोवाइड करना हमारा अर्थिंग का काम रहता है, फंक्शंस रहता है। तो ये मैंने आपको एक पिक्चर अटैच की है, तो इससे पता चलेगा कि हमारा हर एक सिस्टम अर्थिंग किया गया है ग्राउंड से। ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर ग्राउंड किया गया है, कंट्रोल रूम ग्राउंड की गई है। इस सबस्टेशन का पूरा डिज़ाइन है हमारा कि अर्थिंग किस प्रकार काम करती है। So thanks friend for watching my video. Please like and subscribe my Facility Management Guru channel. Thank you.